राजेश नामा बंसीवाला जी उपस्थित हैं, एक्सप्रो एग्जीबिशन और इवेंट से विपुल अग्रवाल जी हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जाने माने दिग्गज लोग यहाँ पे आए हैं, सीटीआई की पूरी कार्यकारिणी है, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में सम्मान के लिए हल्दीराम ग्रुप से मधुसूदन अग्रवाल जी और सुशील जैन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि एक बार स्टेज पे आए ट्रॉफी के साथ में। मधुसूदन जी आप आइए, सुशील जैन जी इन्वेंशन करते रहते हैं, आजकल तो पेट फूड में भी बहुत नाम है हल्दीराम का, तो इतना बड़ा आपने नाम कमाया आज किसी पूरे विश्व में जिस तरह से आपने ख्याति अर्जित की है। सुशील जैन जी और मधुसूदन जी को मैं अगले सुशील जी की ट्रॉफी भी है इसमें। बीकानेर ग्रुप से श्याम सुंदर अग्रवाल जी, राधे मोहन अग्रवाल। हाँ, और सबसे बड़ी बात देखिए, बीकानेर वाला के लिए आज के जमाने में 150 लोगों का ये परिवार है, अनडिवाइडेड ज्वाइंट फैमिली है, 150 लोग हैं इस परिवार में, तो 150 लोगों का ये संयुक्त परिवार है बीकानेर वाला, बहुत बड़ी मिसाल है अपने आप में। तो मैं ट्रॉफी के साथ में आप अगले तैयार रहे, मैं विपुल अग्रवाल जी को कहूंगा तैयार रहे, एक्सप्रो इवेंट्स एंड एग्जीबिशन के नाम से। समस्या होती है तो आप उसको आगे बढ़कर एकदम दूर कर। बहुत बहुत बधाई बीकानेर वाला ग्रुप को मैं आज के कार्यक्रम में आने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। अगले अवार्ड लिस्ट में हमारे और काफी बड़ा तजुर्बा रहा है आपका इवेंट कंपनी में, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले अवार्ड्स के लिए बहुत सारे आउटलेट्स हैं और काफी बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। अब मैं अगले कड़ी में बुलाऊंगा हमारे सीटीआई के जो पदाधिकारीगण हैं, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सीटीआई के अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। सुभाष जी आप मंच पे आए, एक एक करके तमाम लोग आते जाइए। विमल जैन जी, राजेश खन्ना जी, राहुल अगलखा जी, विष्णु भार्गव जी, सीटीआई की जल्दी जल्दी आते रहिए, फोटो के लिए विष्णु जी। आइए राजेश खन्ना जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे लगता है कि अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीमित समय है माननीय मंत्री जी के पास और युवा जोश है, और हर कोई चाहता है कि वो शक्ति, वो जोश उन्हें मिलती रहे, और इसीलिए ये ट्रांसफर चल रहा था। जी मैं माननीय चिराग पासवान जी का
सुदर्शन के इस कॉन्क्लेव में जो मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रखी है, आपका स्वागत करता हूं। और ये लगातार 11 वर्ष है जिसमें हम प्रतिवर्ष सभी मंत्रालयों के मंत्रियों को बुलाकर इस कॉन्क्लेव को करते थे। इस 11वीं में हमने थोड़ा बदलाव किया क्योंकि अब 11 वर्ष हुए हैं तो काम भी बहुत ज्यादा हुआ है, तो हर मंत्री को केवल 10-20 मिनट में अपना विषय भी नहीं रख पाते थे और एक दिन में 10-12 मंत्री 8 मंत्री आएंगे तो सभी का डिलीवर भी नहीं हो पाता था। तो हमने शुरुआत की इस वर्ष से कि हम हर मंत्रालय का एक अलग से कॉन्क्लेव करेंगे और फिर कहां से शुरू किया जाए, तो ये ध्यान में आ गया कि युवा जोश से शुरू करना चाहिए, इसलिए चिराग पासवान जी से शुरू करने के लिए आपको बुलाया। आपने समय निकाला और इसमें सहभागिता की। मैं स्वागत के साथ आपसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि आपके सरकार ने और खास करके आपके मंत्रालय ने इस 11 वर्षों में क्या परफॉर्मेंस किया जो आप आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहेंगे? पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने स्नेह से मुझे सम्मान देने का काम किया, हृदय से आप सबका आभार। सबसे पहले मैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के महत्व के बारे में 1-2 मिनट में बताना चाहूंगा। हुआ क्या है कि एक लंबे समय से फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर जिस तरीके से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था या जितना एक्सप्लोर हो सकता था वो हुआ नहीं। मैं इसके लिए विशेषता धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस विभाग की गंभीरता को समझते हुए, इसके महत्व को समझते हुए जिस तरीके से इस विभाग में जरूरी नीतिगत बदलाव करने का कार्य किया, इस विभाग के लिए जरूरी राशि आवंटित करने का कार्य किया। एक लंबे समय से ये विभाग इन अ वे इग्नोर होके चल रहा था, बल्कि आज की तारीख में हकीकत है कि जितना महत्व खाद्य प्रसंस्करण का है वो उतना ही है जितना भारत में कृषि का है। आज जब हम लोग अपने किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करते हैं, मुझे लगता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरा मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग का निभाता है। आज हम लोगों को वो तस्वीरें अभी भी विचलित करती हैं जब हम लोग सड़क पर देखते हैं किसान अपने आलू टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं है हम लोगों के पास, वो इकोसिस्टम नहीं है जहां से उनको वो होल्डिंग कैपेसिटी मिले, वो उसको रिटेन कर सकें और जब मार्केट में उनको उचित दाम मिले तब वो अपने खाद्य पदार्थों को मार्केट में बेच सकें। जब तक वो पूरा इकोसिस्टम का निर्माण नहीं होगा जो पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से हम लोगों ने करने का प्रयास किया, कोल्ड स्टोरेज की बनाने की हम लोगों ने बात की, अलग अलग प्रसंस्करण प्रोसेस करके कैसे पदार्थों को हम लोग मार्केट में लंबे समय तक हम लोग रख सके, उसका हम लोगों ने नुकसान इतना बड़ा था कि यूरोप के कई देश वो अन्न खा सकते। एब्सोल्युटली। और साथ ही में हम लोगों ने कई नई टेक्नोलॉजीज का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया जिससे जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, उसकी लॉन्जिविटी को हम लोग कैसे बढ़ा सके। अभी एक नई योजना भी हम लोग लेकर आए हैं इराडिएशन की, जिसके माध्यम से जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उसको लंबे समय तक आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। ये तमाम कार्य अभी तक भारत में उस स्तर पर नहीं हुए जिस स्तर पर पिछले 70-75 सालों में हो सकते थे, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को भी हुआ, हमारे राजस्व को भी हुआ। और अभी तक जो एक सॉफ्ट पावर थ्रू फूड प्रोसेस फूड जो हम लोग ग्लोबली बन सकते थे, हम लोग नहीं बन पाए। आज जब मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब मैं इंटरेक्ट करता हूं विद लीडर्स ऑफ दिस सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब, उनसे मुझे इस बात का एहसास होता है कि भारत में कितनी क्षमता, भारत को कितना महत्व दूसरे देश देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे हम लोग भी अपनी उस पहचान को मजबूत करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। कम ज्यादा डिबेटेबल, बट उस इकोसिस्टम को काफी हद तक हम लोगों ने सुधारने का हम लोगों ने कार्य किया। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इफ यू लुक एट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री, मैं ये मानता हूं कि अभी भी बहुत सारे कार्य इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग हम लोग को करने की जरूरत है। पर पिछले 10 सालों में 11 साल आपने विदेश का नाम लिया, इसलिए मैं थोड़ा उसमें पूछना या जोड़ना चाहूंगा कि भारत के मसाले, भारत के व्यंजन, ये दुनिया में आकर्षण का बड़ा केंद्र रहे और अभी भी है। भारत के भी कई ब्रांड यहाँ बैठे हैं जिन्होंने दुनिया को आबो स्वाद और वो स्वास्थ्य के साथ जोड़ कर दिया है। तो वो विषय भी
और अधिक लोगों के पास जाना चाहिए। खास करके अमेरिका का पिज्जा एक जगह डिलीवर होता है, फिर अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक वही खाओ, ना वो हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, ना प्रकृति का ध्यान रखा जाता है। एक उनका कोई प्रोडक्ट तैयार होता है और वो डोमिनेट करता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे हर अंतर पर जैसे जैसे प्रकृति बदलती है वैसे प्रोडक्ट बदलता है। और जबकि हकीकत है कि जितनी डाइवर्सिटी ऑफ फूड हम लोगों के पास है और जितनी लोकप्रियता हम लोगों की डेलिकेसीज की अक्रॉस द ग्लोब है, आप यकीन मानिएगा, आप भी ट्रैवल करते हैं और मैं भी जब जाता हूं और किसी विदेशी देश में अगर मैं किसी भारतीय रेस्टोरेंट में मैं जाता हूं तो वहां पे कई बार अकेला मैं ही भारतीय होता हूं और बाकी सारे विदेशी वहां पर होते हैं। तो वहां के लोग हमारी डेलिकेसीज को पसंद करते हैं। वो फुटप्रिंट्स वहां पे बनाने में हम लोग सफल हो रहे हैं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। अभी हमें जितनी क्षमता है हमें, मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले दिनों में भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आए, और वो क्षमता है हमें। ना सिर्फ अपनी जरूरतों को हम लोग पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी जरूरतों का भी ध्यान भारत रख सकता है। इस दिशा में पिछले 11 साल में हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने मंत्रालय को लेकर कई नई योजनाएं हम लोग लेकर आए, पीएमकेएसवाई स्कीम के माध्यम से, पीएमएफएमई स्कीम के माध्यम से, जहां पे हम लोगों ने माइक्रो से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस में आने वाले तमाम लाभार्थियों का हम लोगों ने इसमें ध्यान रखने का काम किया। अलग अलग जो मैंने बताया टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ग्लोबली जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसकी वजह से खाद्य प्रसंस्करण में हम लोग इस सेक्टर को और मजबूती दे सकते हैं, उस दिशा में भी पिछले 11 सालों में हम लोगों ने कई काम करने का प्रयास। मुझे लगता है इसके माध्यम से, और जो मेरे प्रधानमंत्री की सोच है कि आज के युवा जॉब सीकर्स ही ना हो बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में हम लोग आए, मुझे लगता है उसमें इस विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएमएफएमई की हम लोग की स्कीम है जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ही है, जहां पे आज किसी गांव में रह रहा युवा या युवती या महिला या पुरुष इस स्कीम के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका में आ सकता है, उद्यमी बन सकता है, और ना सिर्फ वो खुद की जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि अपने नीचे 5-10 लोगों को भी वो व्यवस्थित कर सकता है। और देश भर में कई हजारों लोगों ने इसका लाभ लेने का काम किया है। आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं देश के दूर दराज के गाँव में जाता हूँ और वहाँ के इस लाभ के लाभार्थी जब आते हैं, इस योजना के लाभार्थी जब आते हैं और वो बताते हैं कि आपकी वजह से, और आप उनके पदार्थों को देखिएगा, ना सिर्फ उन्होंने अपने खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण खूबसूरती से किया है, बल्कि हम लोग जो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं उसके माध्यम से उसकी कंप्लीट पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहे, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहे, रिटेल में लेके जाना चाहे, तो पूरी व्यवस्था हम लोग तैयार करके देते हैं। मुझे लगता है युवा इसके लिए काफी आकर्षित भी हैं। हम लोगों के 2 इंस्टीट्यूट हैं निफ्टम के, जहाँ पे हम लोग विशेष तौर पर फूड प्रोसेसिंग को ही लेकर हम लोग उनको शिक्षित करते हैं। लंबे समय से हम लोगों की मांग की, मेरे मंत्रालय की मांग थोड़ा सा इंस्टीट्यूट है ना, क्योंकि बड़े पैमाने पर युवा सुदर्शन को फॉलो करता है। हम चाहते हैं कि 100% आज 360 डिग्री लोगों के सामने आपका मंत्रालय का विषय है। तो मेरे लिए ऐसे 2 इंस्टीट्यूट है, तो वो क्या करते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, उसको लेकर देश में ये मात्र 2, एक तमिलनाडु में तंजावुर में है, दूसरा हरियाणा के कुल्ली में। ये 2 इंस्टीट्यूट विशेष तौर पर युवाओं को शिक्षित करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से कैसे वो अपने आप को जोड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कई तरीके के R&Ds भी यहाँ पे हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम हम लोग निरंतरता में हम लोग यहाँ पर चलाते हैं। इन इंस्टीट्यूट के माध्यम से कई यंग स्टार्टअप्स भी हैं जिनको हम लोग प्रोत्साहित करके उनको विधिवत व्यवस्था तैयार करके देते हैं, आने वाले दिनों में अपने स्टार्टअप्स को आगे लेकर जाने की सोच करें। मेरे मंत्रालय की ये मांग रही थी क्योंकि इसकी डिमांड इतनी और युवा इतने ज्यादा इसके साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं, तो लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि एक और निफ्टम की जरूरत हम लोगों को महसूस हो रही थी। साउथ में एक निफ्टम है, अप नॉर्थ में वहाँ पे एक निफ्टम है, और कुंडली में एक और निफ्टम। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी का कि इस बार के बजट में एक 3रे निफ्टम की भी घोषणा की गई जो मेरे ही गृह राज्य बिहार में खुलने जा रहा है, और वहां पे ये खुलेगा। और मैं मानता हूं कि इसके माध्यम से भी युवाओं को न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं अपने आप को उद्यमी के तौर पर स्थापित करने को लेकर, बिकॉज इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कंप्लीट
हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करवा हम लोग की स्कीम के फर्दर सब कंपोनेंट्स में ओजीटी स्कीम्स है, ऐसी स्कीमें हैं जहाँ पे हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से या एपीसी क्लस्टर्स के माध्यम से हम लोग ये व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। इसका जिक्र मैंने खुद भी किया क्योंकि मेरे लिए ये चिंता का विषय है और वो तस्वीरें आपको विचलित करती हैं जहाँ सड़क पर आप देखते हैं किसानों को इस तरीके से जब वो अपने अन्न को सड़क पर फेंकते हैं, वो भी मजबूर होते हैं जब उनको उचित दाम ही नहीं मिल रहा। वो व्यवस्था तैयार करने में हम लोग तमाम इन योजनाओं के माध्यम से वो पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। लॉन्जिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, इराडिएशन का मैंने अभी जिक्र किया। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप लंबे समय तक चीज़ों को फ्रेश रख सकते हैं। इसका भी लाभ आज की तारीख में कई किसान उठाने लगे हैं और इस व्यवस्था को और विस्तृत हम लोग कर रहे हैं। 50 नए इराडिएशन यूनिट्स हम लोग आने वाले दिनों में लेकर आएंगे जिसका यूआई बिल्कुल इसमें ये तमाम ऐसे पेरिशेबल फूड आइटम्स जो भी हैं, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उसका इसमें ध्यान रखें। बात तो ये आपने सही इसका जिक्र किया कि इस सरकार में साइलोज में काम होना बंद हो गया एंड द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हमारी सरकार पिछले 11 सालों से काम कर रही है। जो मंत्रालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो कैसे इंटरलिंक्ड हो। अब जैसे अगर मेरे ही मंत्रालय का जिक्र करें तो उसमें अहम भूमिका कृषि मंत्रालय की आती है, एनिमल हस्बेंड्री की आती है। पहले तो उसी के अंदर ही था बिल्कुल, हाँ शुरुआत में। तो उसके बाद धीरे धीरे उन साइलोज में काम करना बंद किया। जानकारी का आदान प्रदान जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ निरंतरता में होना, निरंतरता में बैठकें होना। इसी एमएसएमई का भी जैसे आपने जिक्र किया उसका भी एक खास जोड़ है हमारे मंत्रालय के साथ। हमारे मंत्रालय की स्कीम भी है जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं वो अपने आप को हमारे मंत्रालय की योजनाओं के साथ जोड़कर लाभ ले सकती हैं। उनके लिए भी हम लोगों ने विशेष तौर पर हम लोगों ने स्कीम्स निकालने का हम लोगों ने काम किया है। तो एमएसएमई सेक्टर जो कि मैं मानता हूँ और हकीकत भी है, मुझे लगता है हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है ये एमएसएमई सेक्टर। और इस सेक्टर को जितना हम लोग बल देंगे, जितना हम लोग मजबूती देंगे, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा सुदृढ़ होगी। और खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस एमएसएमई सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उसको जितना हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। कोविड के भी दौरान आपने देखा होगा जब बाकी देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही थी तो उस वक्त एक बड़ा पैकेज 33,000 करोड़ के आसपास का पैकेज उस वक्त इस सेक्टर को, एमएसएमई के इस सेक्टर को दिया गया। सो वी आर ट्राइंग टू वर्क हैंड इन ग्लव्स, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। सिस्टम की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि भारत में खास करके यूएस जैसे देश है या चाइना जैसा भी देश है, वो अपने यहाँ के उद्योगपतियों को ग्लोबल मार्केट में साम दाम दंड भेद सब करवाता है और लॉन्च करवाता है, सपोर्ट करवाता है। तो हमारे पास हम ऐसा कब सोचेंगे कि दुनिया के सारे मार्केट में भारतीय उत्पाद भी भारत सरकार के प्रमोशन से। ये की जो स्कीम मैं बता, हम लोगों ने इसी सोच के साथ उस योजना का निर्माण किया जहाँ पे भारतीय ब्रांड अपनी पहचान विदेशों में बना सके। हम लोगों को खुशी होती है जब हम लोग विदेशों में जाते हैं और हम लोग को भारतीय पदार्थ देखने को मिलते हैं, भारतीय ब्रांड हम लोग को देखने को मिलते हैं। जब हम लोग सुपर मार्केट जाएं या कहीं पर भी जाएं, जब इंडियन ब्रांड्स देखते हैं तो सबको खुशी होती है और वो क्षमता है हम लोगों को। प्रधानमंत्री जी जहाँ इस बात को लेकर उतने ही स्पष्ट है, वोकल फॉर लोकल को लेकर जहाँ वो चाहते हैं कि भारतीय पदार्थों की पहचान देश में तो मजबूत हो ही, तभी स्कीम में विशेष तौर से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इसमें जितने भी चीजों का इस्तेमाल किया जाए उन सब का उत्पादन भारत में ही होना चाहिए। कोई भी बाहर से किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल के इस्तेमाल की इजाजत हम लोगों ने इस योजना में नहीं दी है। डेफिनेटली जहां हम लोग वोकल फॉर लोकल भी हो रहे हैं, वहीं ग्लोबली जैसा मैंने कहा कि भारत में वो क्षमता है एक सॉफ्ट पावर के तौर पर ग्लोबली अपनी पहचान बनाने की। हम लोग चाहते हैं कि भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर विकसित हो, वो क्षमता भी है हमें। और मेरा तो सपना है, मैं चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा डाइनिंग टेबल ना रहे जहां पे कम से कम भारत का एक खाद्य पदार्थ तो होना ही चाहिए। एक आइटम भारत की जरूर हो दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पे। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। एक की एंट्री होगी तो पूरा टेबल ही हमारा क्योंकि हमारा उतना स्वास्थ्य, जैसे सत्तू अगर किसी घर में चला जाए, मुझे लगता है कि दुनिया जो
ब्रांडिंग करती है, जैसे यूएस के भी कंपनियां करती है, या तो हंगर मतलब भूख मिटाने के लिए होती है, थोड़ा बहुत स्वाद वाला विषय उसमें जोड़ते हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य भी जोड़ सकते हैं ना। जैसे सत्तू का विषय लिया, मैं जब तक दिल्ली में नहीं था तब तक सत्तू परिचय नहीं था, लेकिन जब से दिल्ली में आया हूं तो सत्तू का फायदा पता चलता है कि कितना ज्यादा होता है। अब कोक तो केवल प्यास मिटाने की प्रमोशन कर सकता है, हेल्थ की नहीं कर सकता, लेकिन हमारा सत्तू तो हेल्थ की भी करेगा। और ये आग्रह भी मैंने किया, देखिए ये चिंता हमारी सरकार की भी है, मेरे प्रधानमंत्री की भी है कि ओबेसिटी भी एक कंसर्न है, और आने वाले दिनों में ये कोई बड़ी महामारी का रूप ना ले ले, उसके लिए आज ही इस व्यवस्था को नियंत्रित करने की जरूरत है। जब हम लोग ओबेसिटी या हेल्थ कंसर्न्स की हम लोग बात करते हैं, इस मंच के माध्यम से इस विषय का भी जिक्र करना मेरे लिए जरूरी है। कई बार, और ये इंडस्ट्री लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, इस बात का अनुभव इनको भी होता होगा कि जब आप फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में वो जंक फूड आने लगते हैं, और उससे मोटापा, हेल्थ कंसर्न, स्वास्थ्य का खराब होना, ये तमाम तरीके की भावनाएं मन में आने लगती हैं। घर परिवार में आज भी आप देखिए तो हमारे घर के बुजुर्ग हम लोग को टोकते हैं कि अरे ये नहीं खाना, ये बाहर का है, ये वहां का है, जबकि हकीकत है जब हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, और इस बात का ध्यान इंडस्ट्री लीडर्स भी रख रहे हैं और सरकार होने के नाते हम लोग भी रख रहे हैं, और जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, FSSAI हो गई, फसाई हो गई, ये रेगुलेटरी बॉडी भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का काम कर रही है कि किसी भी तरीके से गुणवत्ता के साथ कम से कम कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब वैल्यू एडिशन का, हम लोग उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना कि उसकी कोई गुणवत्ता हम लोग निकाल रहे हैं। ये बात सही ढंग से जनता तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हैं, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिसके पास एक मोबाइल है और एक माइक है, वो भले उस विषय का जानकार हो नहीं हो, वो दुनिया भर का बैठ के ज्ञान दे देगा, और वो ज्ञान लोगों को भ्रमित करता है, लोगों के बीच जाता है। इसीलिए मैंने इंडस्ट्री लीडर से भी आग्रह किया, हम लोगों ने अलग से कमेटी भी इसके लिए हम लोगों ने गठित की है, जहां पे बैठकर हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लोगों तक ये सही जानकारी हम लोग पहुंचाएं कि फूड प्रोसेसिंग इज नॉट इक्वलेंट टू बीइंग बैड, इट्स इक्वलेंट टू बीइंग वैल्यू एडिशन। हम लोग उसमें गुणवत्ता को जोड़कर हम लोग देने का काम कर रहे हैं। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैंने तमाम इंडस्ट्री लीडर से ये आग्रह भी किया है कि एक हेल्दी सेगमेंट को भी इंट्रोड्यूस जरूर करें। ऐसे लोग जो कि अपने स्वास्थ्य को लेके कंसर्न रहते हैं, मैं खुद उनमें से एक हूं। और मैं कहने वाला था कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ही इतने फिट है, तो फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट खाने वाला कैसे बीमार हो सकता है? बिल्कुल, और ये मैं चाहता हूं कि जनता तक ये बात जाए कि और मैं इंडस्ट्री लीडर से भी आग्रह करता हूं कि एक हेल्दी सेगमेंट भी लाएं। जो लोग कॉन्शियस हैं कैलोरी को लेके, कैलोरी काउंट करते हैं, जो लोग कितना फाइबर है, कितना प्रोटीन है, कार्ब कितना है, फैट कंटेंट कितना है, इन बातों को लेके कंसर्न रहते हैं, तो उस सेगमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मतलब फिट इंडिया मूवमेंट, मेरे प्रधानमंत्री उस मूवमेंट को लीड करते हैं। अभी हम लोग के 10 साल पूरे होने वाले योगा दिवस को 21 तारीख को, ठीक आज से 1 महीने के बाद योगा दिवस को 10 साल हो जाएंगे। तो हम लोगों की तो परंपराओं में ये चीजें नहीं है। हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य की चिंता योगा के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से शुरू से की है, पर उसी परंपरा का हिस्सा खाद्य प्रसंस्करण भी रहा है। भारत के इतिहास को आप टटोल के देख लीजिए, घर पे नानी दादी मतलब शुरू से ही, जब से ये रहा होगा तब से ही घर पे दही जमाना, चटनी बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सारी चीजें हम लोग घर पे होता हुआ हम लोग देखते आए। तो प्रसंस्करण और फिटनेस दोनों एक साथ हैंड एंड ग्लव चल सकता है, ये जनता तक पहुंचाना, और इसमें अहम भूमिका सरकार और इंडस्ट्री लीडर्स की मिलकर। जैसे योग पहुंचा तो लोगों ने बाकी हिंदू दर्शन की बातें की, जानना चाहा, उधर बोल रहे लोग। वैसे फूड में कल्चर है, और फूड के द्वारा भी कल्चर प्रचार होता है। पिछले दिनों खिचड़ी को लेकर एक प्रयोग हुआ, उसका अभी क्या स्टेटस है, और आगे चलकर ऐसे कोई और प्रोडक्ट पर भी कोई काम होना है क्या? खिचड़ी, मिलेट्स, मखाना आज की तारीख में सुपर फूड के तौर पे ग्लोबली मखाने की पहचान हो। मुझे ज्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि मेरे राज्य में सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्शन होता है बिहार में। मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री अपने नाश्ते में साल में मान के चलिए 6-7 महीने अगर आप दिन कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है 300-350 और उन्होंने खुद ही इस बात का जिक्र भी किया, वो जरूर नाश्ते में वो मखाना लेते हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीजें हैं, श्रीअन्न हो गया, मिलेट्स हो गया, मखाना हो गया, इन तमाम चीजों को हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक ये प्रयास सफल हुआ है। मखाने की मांग जिस तरीके से ग्लोबली बढ़ी है, नेशनली तो बढ़ी है, बट इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से मखाने एंड इवन
मिलेट से बने हुए प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। तो ये अपने में दर्शाता है कि भारत में पूरी तरीके से वो क्षमता है, बस उसको टटोल कर उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ग्रुप में मेरा बायर कौन हो सकता है, उनके यहाँ बोलता है अभी 6 नंबर से मैं 12 कर लूंगा, 12 से मैं 25 कर लूंगा, 25 से 50 बार मैं अपने खड़े में कर लूंगा। अब ये ताकत धीरे धीरे उनको प्रोवाइड करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, जहां पे उनके दरवाजे तक हम लोग बायर्स को लेके जाने की हम लोग सोच रहे हैं। बहुत अच्छा। एक सवाल दर्शकों से आया है जिसमें कहा गया है कि जब पैकेज फूड लेने जाते हैं तो शाकाहारी मांसाहारी का जो कोर्स होते हैं, किस पर गाय का मांस है किस पे नहीं है, वो जो कोर्स है तो कोर्स से लोगों को ध्यान में नहीं आता। तो उसको आसान कैसे किया जा सकता है? इंटरनेशनली तो ठीक है कोर्स से चलता है, लेकिन भारत में उसको आसान कैसे किया जा सकता है? हम लोगों ने लेबलिंग को और बहुत ज्यादा विस्तृत करने का हम लोगों ने कार्य किया है। पहले जिस तरीके से काफी और ऐसी जानकारी जो नहीं उस पर होती थी, उसके फर्दर बाइफर्केशंस भी हम लोगों ने किए हैं। इसकी रेगुलेटरी बॉडी फसाई के माध्यम से समय समय पर जितने नए बदलावों की जरूरत होती है, नए रेगुलेशंस लाने की जरूरत होती है, उसको भी किया जाता है। इंडस्ट्री को भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि जितना विस्तृत हो सके उसकी जानकारी वो दे, ताकि लेने से पहले कंज्यूमर को पता हो कि वो क्या ले रहा है। अब उसके बाद उसकी मर्जी कि उसको वो लेना है नहीं लेना है, उसको उसके हेल्थ के हिसाब से वो करेक्ट है नहीं है, बस वो जानकारी उस तक चले जाए, उसके बाद उसकी मर्जी है। बट अगर उस जानकारी के अभाव में अगर वो किसी गलत चीज का सेवन कर ले, ये गलत है, फिर ये जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आती है। तो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है फसाई, उसके माध्यम से समय समय पर हम लोग ये बदलाव करते हैं। जितने जैसे सुझाव आते हैं उसको भी जोड़ा जाता है। एंड ग्लोबली भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स भी जैसे जैसे बदलते जाए, उस पर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि भारतीय मानक विदेशी मानकों से कहीं कम ना हो, बल्कि कई ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड की पहचान बन जाए, ताकि दूसरे लोग हमारे स्टैंडर्ड्स को मानकर अपने स्टैंडर्ड्स तैयार करें। इस दिशा में भी हम लोग कार्य करें। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसको कौन देखता है सर? मैं अगर एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैंने आज की डेट तो लगा दी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 महीने में एक्सपायर होगा या 2 महीने में प्रोडक्ट एक्सपायर होगा, इसकी आपके डिपार्टमेंट में क्या टेक्निक है? और हम इतना उत्पादन लोकल हर चीज का कर रहे हैं, फिर भी हमने देखा है कि जो हाईफाई लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं, वो अभी भी इंपोर्टेड फूड का ज्यादा सेवन करते हैं। अभी भी आपने देखा पहले ये अभी हमले के बाद की काफी टर्की का हमने सेल देखा, लोगों ने बेचना बंद कर दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमारा इतना फूड प्रोडक्ट है? देखिए, आपके पहले प्रश्न का जवाब पहले देते हुए, इसके लिए रेगुलेशंस नियम ऑलरेडी तैयार हैं कि कौन सा पदार्थ है, उसका कितना महीनों में या कितने दिनों में उसकी एक्सपायरी डेट आती है। और ये ऑलरेडी रेगुलेशंस का हिस्सा है कि जो भी इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं इंडस्ट्री लीडर, विदाउट एक्सपायरेशन डेट के वो नहीं ला सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट उनको बताना होगा। अब तो हम लोग प्रयास ये भी करते हैं कि पहले ये होता था कि बेस्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीना या ये वो होता था। अब लोग कोशिश करते हैं कि उसके ये लोग डेट ही लिखें, उस पर एग्जैक्ट बताएं कि इस तारीख तक ये चीज ठीक रहेगी। तो इसके लिए रेगुलेशंस ऑलरेडी तैयार हैं, अलग अलग खाद्य पदार्थों को लेकर, अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर। तो उसमें कहीं किसी तरीके का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि कैसे हम लोग भारतीय चीजों को और ज्यादा प्रमोट करें इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स का आपने उदाहरण दिया कि जो बड़े लोग हैं संभवतः शायद वो विदेशी फलों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बट आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि इंडियन क्वालिटी ग्लोबल क्वालिटी से कहीं कम नहीं है। और हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं। इवन हमारी जो मेरा जो साथ में दूसरा मंत्रालय कृषि वाला जो मंत्रालय है, उनके माध्यम से भी निरंतरता में किसानों के साथ संवाद कर कर, उनके साथ उनको शिक्षित कर कर, उनको ये जानकारी देकर कि कैसे आप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। नॉट ओनली क्वालिटी, इवन प्रोडक्शन को आप कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नए बीज की क्वालिटी है जो इंट्रोड्यूस हुए हैं। और निरंतरता में इसमें R&D चलती रहती है हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, जहां पे क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, ग्लोबली हमारा पदार्थ कैसे बेटर हो, उस पे काम हो रहा है। मैं मानता हूं जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, धीरे धीरे इंडियन मार्केट इज टेकिंग ओवर, एंड इफ इट्स टेकिंग ओवर ग्लोबली, डेफिनेटली डोमेस्टिकली तो और ज्यादा हम लोग करेंगे ही करेंगे। वोकल फॉर लोकल, ये सोच प्रधानमंत्री जी की रही है। हाँ, एक सभी को नमस्कार। और ये चैनल बहुत विदेशों तक में देखा जाता है, तो आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जो होर्डिंग होती है,
जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा, वेजिटेरियन जो मंगवाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन भेज दिया जाता है और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई बातचीत होती है, कोई FIR दर्ज नहीं होती और आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये बहुत बहुत बड़ी देश में एक संकट है इस चीज का। पूर्ण आपके जो प्रश्न है, आपके पहले प्रश्न का जवाब कि जो लोग होर्डिंग करते हैं और रख लेते हैं ताकि दाम बढ़े, ये डायरेक्टली मेरे मंत्रालय के अंदर नहीं आता, बट हाँ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके लिए भी निरंतरता में हम लोग छापेमारी करना, जहाँ से जो जानकारी मिलती है वो करना, या जहाँ पे इस तरीके की संभावनाएं होती है, आशंका होती है, मॉनसून को देखकर, बरसात को देखकर कि भाई मौसम ऐसा है, उत्पादन प्रोडक्शन ऐसा हुआ होगा, संभवतः कुछ लोग कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इसका नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहेंगे इन परिस्थितियों का, तो वहां पे समय समय पर छापेमारी कर नियमों को कड़ा कर, ताकि आने वाले दिनों में उनको इस बात का डर हो कि भाई अगर आपने गलती से भी ये इस बार कर लिया तो संभवतः भविष्य में कभी आपको दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। नियम कायदे कानूनों को काफी ज्यादा सख्त किया गया है इन चीजों को लेकर। इसी से जुड़ता हुआ, और इसको भी मैं दोबारा और कंप्लीट करूंगा, जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि गलत डिलीवरी कर देते हैं और कुछ उसमें कुछ गलत मिक्स हो जाता है और सोशल मीडिया पे हल्ला मचता है। दिक्कत ये कि सोशल मीडिया पे हल्ला तब मचता है जब गलती होती है, बट जब उस गलती को सुधार दिया जाता है और कड़ी कार्रवाई कर दी जाती है, वो इतना बड़ा बस नहीं क्रिएट करती है। कतई ये संभव नहीं है। मैं, मेरी सरकार पूरी तरीके से समर्पित है। किसी भी तरीके की लापरवाही कंज्यूमर्स के साथ कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आप इसकी गंभीरता को समझिए, ये विषय कितना गंभीर है। अगर आपने किसी गलत पदार्थ का सेवन कर लिया, आपका जीवन जा सकता है। लापरवाही की गुंजाइश आप बाकी चीजों में कर सकते हैं। कपड़े में लापरवाही कर ली, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वार्डरोब malfunction हो जाएगा। आपने जूतों में कर ली, चलते चलते आपके जूते टूटेंगे, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। बट इसमें अगर आपने किसी गलत चीज का सेवन कर लिया, आपकी जान पे बात आ जाएगी और भगवान ना करे कल को कोई ऐसी घटना घट जाए। कभी हम लोग इस बात के लिए लापरवाही सरकार नहीं बरतेगी। नियमों को बहुत ज्यादा कड़ा किया गया है और एक्शंस लिए गए हैं। उन कंपनीज को हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया है जिन्होंने गलती से भी ऐसी चीज करने का काम किया है। बट समस्या वही है कि जो बेहतर चीजें हो जाती है उसकी चर्चा थोड़ी कम होती है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारा संविधान तो सभी धर्मों के लिए एक जैसा है, लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेशन वगैरह जो है तो उसको निकालने के लिए कुछ आपका मंत्रालय जरूरी कदम उठाएगा क्या? और दूसरा ये है कि हिंदुओं को खाने के लिए, मतलब प्योर अगर ऑर्गेनिक हमको खाना है या ऐसा कुछ, तो उसके लिए ओल सर्टिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ आपका मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नियम लागू करेगा क्या? एक है। मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी देश भर से है, देश भर के लोगों को लेकर है और 140 करोड़ देशवासियों को लेकर। ऐसे में मैं उस भावना का भी सम्मान करता हूं जो किसी कारणवश कुछ उदाहरणों की वजह से जो भावनाएं आहत होती हैं, मैं उसका भी मैं सम्मान करता हूं। धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव केंद्र सरकार होने के नाते, केंद्र का मंत्रालय होने के नाते ये संभव नहीं। पर हाँ, अगर कहीं पे कोई अहित हुआ है, अन्याय हुआ है, जिसका उदाहरण अभी यहाँ से दिया गया, जहाँ पे अगर गलती से कोई गलत चीज करी तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी हम लोग करने का कार्य करते हैं। बट हाँ, कई ऐसे पक्ष हैं जिसमें समय समय पर जिन बदलावों की जरूरत रही है, भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वो भी कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। पिछले सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को कंपलसरी किया था। इस सरकार ने लोगों की आवाज बदलने, मतलब लोगों तक पहुंचने के बाद इसमें परिवर्तन किया है। मैं आपको थोड़ा लेटेस्ट करता हूँ। बस इतना ही कि भारत में भी जो लोगों को कंपलसरी लेना पड़ता है, उसमें अगर कोई नीति बने तो ज्यादा अच्छा होगा, ये हमारी मांग रहेगी। वैसे तो पूरा सामान्यतः लोगों को लगता है कि मंत्री का मतलब पॉलिटिकल बातें करेगा, लेकिन सारे मानक से लेके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लेके अपनी इकोनॉमी से लेके टेक्नोलॉजी से लेके सारी बातें की। अगर फिर भी कुछ रहा है और कोई आप संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, देशवासियों को, तो वो भी हम मैं कहना चाहूंगा कि मेरा विभाग, मेरा मंत्रालय जीवन को ये लास्ट है, वाइट कर देता हूं, बनाने का प्रयास करता है।
बदलती परिस्थितियों में इस मंत्रालय के महत्व की जरूरत और ज्यादा महसूस हुई है। पूर्व में जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, घर के बुजुर्ग कई ऐसे लोग होते थे जो इन बातों का ध्यान रखते थे कि आपको समय पर खाना मिलता है। पर आज की बदली हुई परिस्थितियों में जब आप न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, वर्किंग कपल्स की आप बात करते हैं, तो संभवतः ये चीजें करना उतना सहज नहीं हो पाता। आता हूं कि इसको सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं, बट जब ये नेगेटिव एडवर्टीजमेंट होता है, सरकार को तो खैर नुकसान होता ही है, इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनको भी बहुत झेलना पड़ता है। मैंने इंडस्ट्री के लोगों से हमेशा आग्रह किया है कि मैं माध्यम बनूंगा, ब्रिज बनूंगा आपके और सरकार के बीच में। जो नीति, जैसी नीति आपको अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए चाहिए, वो मैं आपको बना के दूंगा। बदले में बस आपसे मुझे आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन चाहिए। इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि कभी भी किसी भी तरीके की कोई लापरवाही, किसी भी तरीके के कोई गलत इस सेक्टर से जुड़ी हुई व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये समझ में आता है, जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसका मैंने जिक्र किया, मैं डावोस गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुझे एहसास हुआ कि इस सेक्टर की मांग ग्लोबली कितनी है। इंटरनेशनली जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पे देते हैं। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी हैव 1.4 बिलियन पीपल, बिकॉज ऑफ दैट तो वो एक डेस्टिनेशन हम लोग को मानते ही मानते हैं, बल्कि जो बुद्धि है, जो ब्रेन है यहाँ पे और जो व्यवस्था है यहाँ पे, R&D सेंटर यहाँ पे खोलना चाहते हैं, यहाँ पर आकर रिसर्च करना चाहते हैं। जो भारत की डाइवर्सिटी जो प्रोवाइड होती है, हमारे पास अलग अलग लैंडस्केप है, हिली एरियाज हैं, रेनी टेरेन्स हैं, ये तमाम तरीके की चीजें वो मल्टी डाइवर्सिटी उनको देती है, जिसकी वजह से उनकी R&D और ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो ग्लोबली लोग भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में भारतीय इंडस्ट्री ग्रो करे, जिम्मेदारी के साथ ग्रो करे। और ये जो मिसलीडिंग बातें आती हैं, फूड प्रोसेसिंग इज नॉट बैड, फूड प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये बात करता जाए। थैंक यू। आपने हमारे कॉन्क्लेव में समय दिया और सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद।